हेलो स्टूडेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण देख रहे थे अपन। आवर्त सारणी को अपन ने डिस्कस किया कि आवर्त सारणी में सारे तत्वों को अपन 4 ब्लॉक में बांटते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये जो नाम पड़े हुए हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष के कक्षक में जा रहा है। एस उपकोष के कक्षक में जा रहा है तो एस ब्लॉक। प्रथम 2 वर्ग हैं एस ब्लॉक तत्व। 13वें से 18वें में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष के कक्षक में जाता है तो 13वां P1, 14वां P2, इस तरह से 6 तक वो आ जाता है। 13वें से 18वें वर्ग तक पी ब्लॉक है। और तीसरे से 12वें तक एस और पी के बीच में जो है वो है संक्रमण तत्व, वो है डी ब्लॉक तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष के कक्षक में। और इन डी के मध्य में जो पाए जाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, वो है एफ ब्लॉक तत्व। अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष के कक्षक में। लेंथेनोड और एक्टेनोड वाले जो हैं वो एफ उपकोष के तत्व हैं। ये अपन ने बताए थे इसमें, ये जो बताए। तो ये जो दोनों हैं ये एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये अपन ने बताया था। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक तत्व, ये वर्गीकरण अपन ने किया था। इसके बाद में अपन बता रहे थे कि एक वर्ग में सब ऊपर से नीचे जाते हैं तो गुणों में परिवर्तन किस प्रकार से जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोष बढ़ने का मतलब परमाणुीय त्रिज्या या आकार, क्योंकि कोष किसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणु के आकार को। आकार में वृद्धि हो रही है। नाभिक आकार में वृद्धि से नाभिक के आवेश कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण वो कम होता जा रहा है। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। आयनन विभव में कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो आयनन विभव है। इलेक्ट्रॉन जुड़ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्योंकि नाभिक कोष बढ़ा तो नाभिक के आवेश में कमी आई तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी कमी आई। और वही नाभिक के आवेश में कमी, परमाणु का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम होना, इलेक्ट्रॉन वो विद्युत ऋणता में भी कमी आई। ये अपन ने डिस्कस किया। अब इसी चीज को अपन डिस्कस करें, ये तो बताया अपन ने वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। अगर अपन बात करें एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणों में परिवर्तन। लेफ्ट टू राइट अगर अपन चलते हैं तो क्या स्थिति है। इसमें मैं ले रहा हूं ये लघु आवर्त। पहला तो है अति लघु आवर्त, दूसरा जो लघु आवर्त है, दूसरा तीसरा। तो दूसरे वाला वर्ग आवर्त ले रहा हूं मैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये दूसरा जो मैं ले रहा हूं जिसमें 6 और 2 8 तत्व हैं दूसरे वर्ग में, दूसरे आवर्त में। लिथियम, बेरिलियम, ये तो है एस ब्लॉक में। फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 8 जो आ गए अपने पास में। ये परमाणु क्रमांक 3, ये परमाणु क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये इनका परमाणु क्रमांक। अब देखो एक आवर्त में जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ रहा है लगातार। 3, 4, 5, 6, 7, 8। और परमाणु क्रमांक बताया था अपन ने प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन जो नाभिक में उपस्थित है वही है नाभिक के आवेश। अब अपन एक बार परमाणु को देखें। लिथियम की स्थिति ये है, ये तो नाभिक, पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोष जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम की स्थिति है। बेरिलियम, ये तो नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में फिर 2, 2 और 2 4 हो गए। बोरोन, ये तो नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 3, 1 2 3 बोरोन। फिर कार्बन की स्थिति, ये तो नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, 2 और 4 हो गए 6। उसके बाद में नाइट्रोजन, पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, ये तो नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6, 2 और 2 4, 2 6, ये हो गया 8 ऑक्सीजन। फ्लोरीन,
परमाणु का नाभिक पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 हो गए 9। और नियॉन, ये तो नाभिक पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8 हो गए 10। अब ये बताओ, जब इधर से लिथियम से लेकर अपन नियॉन तक गए, एक आवर्त में जब लास्ट तक आए, बताओ कोष की संख्या बढ़ी क्या? कोष 2 ही हैं। हर परमाणु की स्थिति को देख रहे हैं तो 2 ही कोष हैं, 2 2 2 कोष। और बाहर वाले कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जा रहा है। यहाँ 1 था, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो बताओ, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं ना अपन, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। कोष की संख्या में कोई वृद्धि हो रही है क्या? और जैसे जैसे जा रहे हैं परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, नाभिक आवेश बढ़ रहा है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरना, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में वृद्धि। परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश में क्या हो गई भाई? वृद्धि हो गई, जैसे जैसे अपन जा रहे हैं। और इससे नाभिकीय आवेश बढ़ा और कोष की संख्या बढ़ नहीं रही। देखो, एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो परमाणुीय त्रिज्या में क्या आई? कमी आई है। भाई नाभिकीय आवेश बढ़ा और उसी कोष में इलेक्ट्रॉन जाते जा रहे हैं, एक ही कोष में, तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ा, उससे कोष जो है उस परमाणु आकार में संकुचित हो रहा है, परमाणुीय त्रिज्या में कमी आ रही है, परमाणु का आकार घट रहा है। अब बताओ, नाभिकीय आवेश बढ़ गया, परमाणु की साइज कम है, तो अब बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, कोष में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें नाभिकीय आवेश बढ़ चुका है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ चुका है। इसका मतलब आयनन विभव अब बढ़ेगा, आयनन विभव में वृद्धि। क्यों? आयनन विभव क्या बताया था अपन ने? बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है। अब यहाँ नाभिकीय आकर्षण बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी वृद्धि, क्यों? नाभिकीय आकर्षण बढ़ चुका, तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और विद्युत ऋणता में भी वृद्धि। अब विद्युत ऋणता क्या बताई थी अपन ने? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण, ये वृद्धि। तो ये स्थिति आती है जब अपन जा रहे हैं आवर्त में बाएं से दाईं तरफ, तब अपने पास में ये स्थिति आ रही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोष की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या बढ़ने का मतलब परमाणु का आकार बढ़ रहा है, नाभिक से परमाणु बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं, नाभिकीय आवेश कम हो रहा है, नाभिकीय आकर्षण कम हो रहा है, तो आयनन विभव कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो गई, विद्युत ऋणता कम हो गई। एक आवर्त में बाएं से दाएं गए तो एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरे जा रहे हैं, कोष में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ गया, नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया, तो परमाणु की साइज कम हो गई और आकर्षण बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, तो आयनन विभव बढ़ गया। आकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान हो गया, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ गई, और आकर्षण वृद्धि की वजह से विद्युत ऋणता भी क्या हो गई? बढ़ गई। ये स्थिति बताया अपन ने, तो विद्युत ऋणता में वृद्धि ये बताया अपन ने। अब देखो, ये जो 3 चीज मैंने बताई हैं उनको मैं वापस से डेफिनेशन से क्लियर कर देता हूं। एक पॉइंट तो आया है आयनन विभव, आयनिक पोटेंशियल, आयनन विभव, आयोनिक पोटेंशियल। और आयनन विभव क्या है? किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु
किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो है आयनन विभव। किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, यहां विलगित शब्द किसके है? मुक्त। इसको समझो, एक जैसे एक क्लोरीन गैस है, अगर कोई परमाणु पहले ही गैसीय रूप में है ना, जैसे Cl2 गैस है, तो ये तो सीधा मुक्त परमाणु है, गैसीय रूप में आ गया। तो ऐसी स्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये भाई, अगर परमाणु पहले से ही गैसीय रूप में है तो वो तो विलगित वाली स्थिति हो गई। लेकिन जैसे अपन धातु तत्वों की बात करें, अब धातु तत्व है, धात्विक क्रिस्टल होता है सॉलिड, ठोस है, जैसे सोडियम सॉलिड है। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाद की बात है, पहले परमाणु को भी तो क्रिस्टल में से पृथक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अपन एक पढ़ते हैं जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो पहले इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? जालक ऊर्जा। फिर ये सोडियम परमाणु जो है वो विलगित होंगे और उसके बाद में ये आएंगे गैसीय रूप में, विलगित गैसीय परमाणु, सोडियम परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु। और अब इससे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तब ये आवेशित होगा, धनायन के रूप में आएगा। तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, इसकी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं? आयनन विभव कहा जाता है। तो किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है उसको नाम देते हैं आयनन विभव, वो नाम दिया जाता है। अब एक अपन एग्जांपल ले रहे हैं, एल्यूमिनियम गैसीय परमाणु ले रहे हैं एल्यूमिनियम का। इसका परमाणु क्रमांक है 13, प्रोटॉन की संख्या 13, उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी 13। उदासीन परमाणु क्या होगा? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इससे अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अपन इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होगी वो कहलाएगी प्रथम आयनन विभव, फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल, इसको बोलेंगे प्रथम आयनन विभव बोलेंगे। और ये स्थिति हो जाएगी Al+, यानी प्रोटॉन तो 13 है लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 12, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपन ने पृथक कर लिया। तो इसके संयोजकता कोश से, बाह्यतम कोश से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो ऊर्जा खर्च हुई उसको अपन ने नाम दिया है प्रथम आयनन विभव, फर्स्ट आयनिक पोटेंशियल, ये मान हुआ। अब इससे अपन एक परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं। अब की बार अपन एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे अपन? एल्यूमिनियम +2, और इसकी स्थिति हो गई, प्रोटॉन तो वही 13 है, इलेक्ट्रॉन रह गए 11। और अब जो ऊर्जा खर्च हुई उसको बोलेंगे अपन द्वितीय आयनन विभव, सेकंड आयोनिक पोटेंशियल, द्वितीय आयनन विभव। और अगर अपन इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तो इसकी स्थिति होगी एल्यूमिनियम +3, प्रोटॉन 13 और इलेक्ट्रॉन रह गए 10। और अब जो ऊर्जा खर्च होगी उसको नाम दिया जाएगा थर्ड आईपी, तृतीय आयनन विभव। तो पहला बताया अपन ने प्रथम आयनन विभव, ये द्वितीय आयनन विभव, और ये तीसरा आयनन विभव। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। अब मैं यहाँ जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, मेरा पूछने का यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी जो ये मैंने बताया ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे अपन एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऊर्जा खर्च हो रही है, उसको अपन आयनन विभव नाम दे रहे हैं। एक परमाणु से अपन अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पहला निकाला तो प्रथम आयनन विभव, उसके बाद निकाला तो द्वितीय आयनन विभव, उसके बाद निकाला तो तृतीय, और निकालेंगे तो चतुर्थ। अब यहां स्थिति ये है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि बताओ अगर अपन इनका कंपैरिजन करें, प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव और तृतीय आयनन विभव, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी, तीनों में ऊर्जा खर्च हुई है, तो तीनों आयनन विभव में सबसे ज्यादा कौन सी है, यानी कौन सा आयनन विभव का मान ज्यादा है, पहले का, दूसरे का या तीसरे का?
पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है, या आगे जब और अंतिम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तब ज्यादा खर्च हो रही है? बताओ, लगाओ दिमाग। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, आपसे पूछा जाए बताओ प्रथम आयनन विभव का मान ज्यादा होता है द्वितीय से या तृतीय से, तो क्या स्थिति बताओगे, कंपैरिजन कैसे करोगे? समझो इसको। पहले परमाणु था उदासीन, प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन पर 13 प्रोटॉन का आकर्षण, नाभिकीय आकर्षण जो बोलते हैं। बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इलेक्ट्रॉन रह गए 12, प्रोटॉन 13, यानी अब 12 इलेक्ट्रॉन पर 13 प्रोटॉन का आकर्षण। तो पहले की तुलना में आकर्षण क्या हुआ, ज्यादा हुआ। 13 को 13 संभाल रहे थे, 12 को 13 संभाल रहे हैं, फिर 11 को 13 संभाल रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है नाभिकीय आवेश और बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो परमाणु संकुचित भी होता है। अभी अपन ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में पिछली क्लास में कि धनायन का आकार सबसे छोटा होता है, तो यहां तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे आकार और छोटा होता जाएगा, और आकार छोटा होने का मतलब नाभिकीय आवेश में वृद्धि। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा का मान किसका है, थर्ड का। प्रथम आयनन विभव का मान सबसे कम होता है, जैसे जैसे उत्तरोत्तर एक्सिड रूप में अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना ही आयनन विभव का मान क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति रहती है। तो थर्ड आईपी इज ग्रेटर देन सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, ये स्थिति रहती है। अब अगर आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? देखो भाई एक बार आवर्त सारणी में आ जाओ। अपन ने पढ़ा एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आयनन विभव में कमी आ रही है। अपने को अभी पूछा जा रहा है सर्वाधिक वाला। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आयनन विभव का मान बढ़ता है। इसका मतलब सर्वाधिक वाला इधर होगा, लास्ट में जा जाओ, सबसे लास्ट में 18 वर्ग है, और 18 वर्ग कौन सा है, नोबेल गैस का। 18 वर्ग कौन सा है भी, नोबेल गैस का है, अक्रिय गैसों का। इनके संयोजी कोष का अष्टक पूर्ण रहता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो एक तो ध्यान रखना, कई बार तो सीधा ही आ जाता है नोबेल गैस कि कौन से तत्वों का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, नोबेल गैस का। अब पर्टिकुलर नोबेल गैस में भी अगर पूछे कि नोबेल गैस में भी सबसे ज्यादा किसका है, तो ऑब्वियसली नाम किसका आएगा भाई, हीलियम का ही तो आएगा भाई। हीलियम के अगर अपन परमाणु स्ट्रक्चर को देखें, हीलियम के एक पहला ही कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल है वो, तो उसमें नाभिकीय आकर्षण सबसे ज्यादा है। तो नोबेल गैस ये जो तत्व हैं उनका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, और उसमें भी पर्टिकुलर किसका होता है, हीलियम का। तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व पूछेगा तो नाम किसका आएगा भी, हीलियम का आएगा। और यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, अब इधर आ जाओ। एक वर्ग में अपन ऊपर से नीचे जा रहे थे, अब इसमें प्रथम वर्ग लेना पड़ेगा अपने को। प्रथम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोष बढ़ता जा रहा है, कोष बढ़ता जा रहा है तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। यहाँ संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आवर्त सारणी की बात करें तो बताओ कौन हो गया, फ्रांसियम हो गया। प्रथम वर्ग में लास्ट कौन आया, फ्रांसियम आया, तो यहाँ पर स्थिति में आंसर कौन आएगा भी, फ्रांसियम आएगा। और यहाँ आ गया हीलियम। अब देखो एक यहीं पर मैं पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। अपन ने पढ़ा था कौन सी धातु सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अपन ने आंसर क्या लिखा था, सीजियम। देखो सामान्य रूप से सीजियम के बाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है। तो अगर सामान्य रूप से लिखा हुआ जाए तो नाम आएगा सीजियम का। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो आयनन विभव कम है। लेकिन अपन आवर्त सारणी के हिसाब से बात करें तो बताओ एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सबसे लास्ट में कौन आया, फ्रांसियम पहले वर्ग में। तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम, और सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन है, फ्रांसियम। ये स्थिति हो गई। अगला पॉइंट, ये तो बात की अपन ने आयनन विभव की।
इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसके इसकी डेफिनेशन बोली जाती है। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ध्यान रखना, इसे भी एक पॉइंट जोड़ना चाह रहा हूं। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है, ये ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है, जबकि इसके बाद की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। कोई सा कारण स्पष्ट करेगा भाई? प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखी है अपन ने ऋणात्मक, इसके बाद की इलेक्ट्रॉन बंधुता लिखी है अपन ने धनात्मक। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक, उसके बाद की लिखी है अपन ने धनात्मक। ध्यान दो इधर, इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन ने बताई है किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा। ऑक्सीजन परमाणु की स्थिति को अगर देखें अपन, ये तो इसका हो गया नाभिक, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में हो गए 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण करेगा, नाभिक के आकर्षण से एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से ग्रहण करेगा। इस दौरान क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जब आता है ना परमाणु में, तो बाह्य से आंतरिक कोश में आ रहा है, और जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते हैं ऊर्जा का मान ज्यादा रहता है। अपन ने बताया था प्रथम कोश की ऊर्जा न्यूनतम, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं ऊर्जा का मान बढ़ता है, स्थायित्व घटता है। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ रहा है तो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है, ऐसे स्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। वो जो ऊर्जा है उसको विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण हो गया, बताओ जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, अब ऑक्सीजन की स्थिति क्या हो गई? O-। ऑक्सीजन परमाणु की स्थिति ये हो गई, और O- की स्थिति ये हो गई कि ये तो नाभिक, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, ये स्थिति हो गई, और ये हो गया ऋणावेशित। इसका मतलब अब ये परमाणु जो ऑक्सीजन का है वो ऋणावेशित है। ये जो मैं दिखा रहा हूं ऋणावेश को दिखा रहा हूं। अब बताओ जब इसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उदासीन परमाणु के पास के कोश में आ रहा है या ऋणावेशित परमाणु के कोश में आ रहा है? डेफिनेटली ऋणावेशित परमाणु के कोश में आ रहा है। ऋणावेशित तो हो चुका ना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में ऑक्सीजन का परमाणु। अब बताओ ऋणावेश के पास ऋणावेश आता है, समान आवेश में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन? डेफिनेटली रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यानी ये ऑक्सीजन का परमाणु जो ऋणावेशित हो चुका है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रहा है, इसका समान आवेश इसका प्रतिकर्षण कर रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर इस इलेक्ट्रॉन को लेना है, जोड़ना है, तो डेफिनेटली ऊर्जा क्या होगी भाई? खर्च होगी। तो अब की बार ऊर्जा मुक्त न होकर ऊर्जा खर्च होती है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में
परमाणु ऋणावेशित हो जाता है तो उसके पास आने वाले अगले इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है वो भी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वो होती है धनात्मक। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है, उसके बाद की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, धनात्मक। समझ में आ गया। अब जैसे अपन ने वहां बताया था कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व। अब यहां पर मैं बता रहा हूं आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व। अब अपन ने क्या बताया था कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी आ रही है, जबकि एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपन जैसे एक आवर्त में इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में वृद्धि होती है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं क्लोरीन की, क्योंकि अगर एक आवर्त में इधर से इधर आए तो ये तो देखो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं ना, इसके संयोजी कोष का तो अष्टक पूर्ण है। तो नोबेल गैस के में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन क्या बोलेंगे भाई, शून्य ही बोलेंगे, उनकी तो वही हो गई न्यूनतम शून्य जो बोली जाएगी। और वैसे इधर से इधर आए आवर्त में, बताओ लास्ट आवर्त ये आया। अब इसमें ऊपर से देखें तो फ्लोरीन का नाभिक आवेश ज्यादा होगा इसकी तुलना में, क्योंकि उसमें कोष की संख्या कम है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में भी अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, क्लोरीन है। और यहां क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होने का कारण क्या है भी, वहां है क्योंकि इसमें पी जो क्लोरीन के अंदर जो आता है ना, पी उपकोष जो रहता है, दूसरा जो पूरा हो जाता है एस और पी, दूसरा कोष पूर्ण हो जाता है। तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, 2, 8 और फिर 7। फ्लोरीन के दूसरे कोष में रहते हैं 7 और 1 इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण करना होता है। क्लोरीन में तीसरे में जब पी में आएगा इलेक्ट्रॉन आता है, 7वां 8वां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो उसमें डी उपकोष आ जाते हैं। और डी उपकोष की परिरक्षण प्रभाव की वजह से नाभिकीय आकर्षण उस पर और भी क्या हो जाता है, जो क्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता बताई थी अपन ने, मुक्त ऊर्जा आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली ज्यादा हो जाती है। तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व पूछा जाएगा तो किसका नाम आएगा भी, क्लोरीन का आएगा, क्लोरीन आएगा। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए आवर्त सारणी में न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व, तब नाम किसका आएगा, तब आएगा नोबेल गैस का। क्योंकि नोबेल गैस क्या है भाई, इनका अष्टक पूर्ण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या बताई जाती है, 0 बताई जाती है, वो स्थिति आती है। तो नोबेल गैस आएगा और उसमें भी पूरे वापस वही आंसर क्या दोगे भाई, हीलियम, क्योंकि सबसे स्थायी तत्व तो इसी को बोला जाता है। अब इसी प्रकार से अगला जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, विद्युत ऋणता। तीसरा पॉइंट जो अपन ने डिस्कस किया था, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। विद्युत ऋणता क्या है, देखो परमाणु से अणु बनने का कारण है, परमाणु से अणु बनने का कारण क्या है भी, स्थायित्व। परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, और अणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणु की क्रिया से अणु बनते हैं, और जब इसके लिए 2 परमाणु के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। जब भी 2 परमाणु रिएक्शन के लिए पास में आते हैं, दोनों के नाभिक के बीच में होता है प्रतिकर्षण, समान आवेश की वजह से। दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण, समान आवेश की वजह से। और एक के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है आकर्षण। एक के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है भी, आकर्षण।
ये है विपरीत आवेश की वजह से। तो इनको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो रहे हैं। तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी ये जो क्षमता होती है उसको विद्युत ऋणता नाम देते हैं। परमाणु से अणु निर्माण के दौरान एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसे नाम दिया जाता है विद्युत ऋणता। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। जैसे ये परमाणु ए था और ये परमाणु बी था, अगर इसका नाभिक आवेश ज्यादा है इसकी तुलना में, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ऋणावेशित और ये कैसा हो जाएगा, धनावेशित। और अगर ये आकर्षण क्षमता समान है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा ही नहीं, वो है विद्युत ऋणता। किसी भी अणु निर्माण के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म या जो नाभिक के आवेश की वजह से आकर्षण जो प्रतिकर्षण बन रहा है, उसके मध्य इलेक्ट्रॉन जो अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। तो किसी भी अणु में दो परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, किसी भी अणु में दो परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उसे बोलते हैं विद्युत ऋणता। अब अगर अपन बात करें आवर्त और वर्ग में, अपन ने बताया था एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, विद्युत ऋणता का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। विद्युत ऋणता का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है परमाणु का। और वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो विद्युत ऋणता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहां पर भी वही स्थिति आ गई, इनकी विद्युत ऋणता तो शून्य आएगी। नोबेल गैस की विद्युत ऋणता कैसे आएगी भाई, शून्य आएगी, क्योंकि ये अक्रिय गैस विन्यास अष्टकपूर्ण है। और यहां पर सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन हो गया, फ्लोरीन। तो एक आवर्त सारणी की अगर अपन बात करें, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व तो नाम आता है फ्लोरीन। किसका नाम आता है भाई, फ्लोरीन का आता है। और अगर बात करें आवर्त सारणी में न्यूनतम विद्युत ऋणता वाला तत्व, तब वापस से नाम किसका आएगा भाई, नोबेल गैस का, उसमें भी नाम किसका आएगा, हीलियम का। ये स्थिति रहेगी। तो न्यूनतम में देखो आयनन विभव पूछो चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछो, और न्यूनतम में इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता सबसे कम किसकी होती है, नोबेल गैसों की। शून्य बताते हैं क्योंकि उनमें अष्टकपूर्ण होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए नहीं जाते हैं। और आयनन विभव सबसे ज्यादा पूछे तो नोबेल गैस का आएगा। इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं करेंगे तो वही तो ऊर्जा आयनन विभव बताई अपन ने। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता होती है शून्य नोबेल गैस के लिए, और आयनन विभव होता है सबसे ज्यादा। ये स्थिति रहती है। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया, आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग में गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन हो रहा है, ये मेन डिपेंड कर रहा है नाभिक के आवेश में प्रभाव क्या आ रहा है, परमाणुीय आकार के अनुसार नाभिक के आवेश में क्या प्रभाव आ रहा है। बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जब अपन गए, जब एक आवर्त में बाएं से दाएं गए अपन, तो इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में भरे जा रहे हैं, कोष में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक ही कोष में भरे जा रहे हैं, साथ में परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब नाभिक का आवेश बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक का आवेश जो है। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां साइज में क्या आएगी, कमी आएगी। अब साइज में कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, नाभिक के आकर्षण बढ़ने से आयनन विभव बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता दोनों क्या हो गई, बढ़ गई, और आयनन विभव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए ऊर्जा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो कोष की संख्या बढ़ रही है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष बढ़ता जा रहा है। कोष बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, नाभिक के आकर्षण कम हो गया, इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो गए, दूर हो गए। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हुआ तो आयनन विभव में क्या आई, कमी आई।
और विद्युत ऋणता में भी कमी आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण कम हो गया, तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों क्या हो गई, कम हो गई, वो स्थिति आ गई। इसके आधार पर ही अपन ने दोनों गुणों को जो कंपैरिजन किया। अब इसमें अपन एक जो बताते हैं धात्विक और अधात्विक गुण, एक तो बोलते हैं धात्विक गुण और एक बोला जाता है अधात्विक गुण। एक तो बोलते हैं धात्विक गुण और एक बोलते हैं भी अधात्विक गुण। मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक गुण क्या बताया था अपन ने, इलेक्ट्रॉन त्यागना, वो है धात्विक गुण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना वो है भाई अधात्विक गुण। इलेक्ट्रॉन त्यागना धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधात्विक गुण, ये बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागना धात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधात्विक गुण। अब ये बताओ, अपन आवर्त सारणी में जब आवर्त में गए अपन बाएं से दाएं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अपने को सीधा सीधा ये देखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। बताओ, आवर्त में बाएं से दाएं गए तो अपन ने बताया नाभिक आवेश बढ़ रहा है, परमाणु की साइज घट रही है, नाभिक आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण प्रबल रूप से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होने का मतलब किस गुण में कमी आ गई, धात्विक गुण में कमी आ गई। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण में कमी है, धात्विक गुण में क्या आई, कमी आई। समझ में आया। धात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना कितना आसान है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है धात्विक गुण ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल है तो धात्विक गुण कम है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, नाभिक के आवेश बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो रहा है बाह्यतम कोश से, इसलिए धात्विक गुण में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और अब अधात्विक गुण की देखा अपन, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अधात्विक गुण में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, ये धात्विक गुण में क्या है, कमी, और अधात्विक गुण में क्या हुई, वृद्धि। कैसे? अधात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। बताओ, नाभिक के आवेश बढ़ रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? नाभिक के आवेश बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन आकर्षण बढ़ गया नाभिक का, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान हुआ। इसी वजह से बताया अपन, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ी, विद्युत ऋणता बढ़ी। और यही वजह है कि बाईं तरफ है धातु तत्व और दाईं तरफ है अधातु तत्व। आवर्त सारणी में अधातु तत्व किधर है, दाईं तरफ है, और बाईं तरफ क्या है भाई, धातु तत्व है। क्लियर हो गई दोनों चीज। तो धात्विक अधात्विक गुण का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान धात्विक गुण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान अधात्विक गुण। तो एक आवर्त में अपन ने जब कंपैरिजन किया तो अभी अपन ने देखा। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बताओ धात्विक गुण में क्या स्थिति आएगी। बताओ, जैसे जैसे अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कोष बढ़ रहा है, कोष की संख्या बढ़ रही है। कोष बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या हो गया, कम हो गया, और नाभिक का आकर्षण कम हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। इसलिए जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, धात्विक गुण में वृद्धि। और अगर अपन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब अधात्विक गुण में क्या स्थिति आती है, वर्ग में ऊपर से
नीचे जाने पर क्या स्थिति आएगी बताओ। वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो नाभिक आवेश कम हो गया, परमाणु का आकार बढ़ रहा है ना, नाभिक आवेश कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो गया। इसका मतलब अधात्विक गुण में क्या आ गई, कमी आ गई, अधात्विक गुण में कमी, ये स्थिति हो गई इसकी। क्लियर हो गया। इस तरह से धातु अधातु गुण के आधार पर भी पूछ सकता है अभी कि आवर्त में और वर्ग में अपन जब जा रहे हैं, आवर्त में बाएं से दाएं, वर्ग में ऊपर से नीचे, तो धात्विक अधात्विक गुण में क्या स्थिति आ रही है वो अपन समझ सकते हैं। ये स्थिति सीधी सीधी ये देखनी है। धात्विक गुण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, अधात्विक गुण का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण कम हो रहा है क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो रहा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नाभिक आवेश कम हो रहा है परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से, और इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हुआ तो धात्विक गुण बढ़ गया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान हुआ तो अधात्विक गुण बढ़ा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ा तो नाभिक आवेश में कमी हुई, इलेक्ट्रॉन त्यागना ग्रहण करना मुश्किल हो गया तो अधात्विक गुण में क्या आ गई, कमी आ गई। इस तरह से स्थिति बताई जाती है। ये धात्विक और अधात्विक गुण के लिए अपन जो बोलते हैं। अब एक इसी में सेम अपन ले ले ऑक्सीकारक और अपचायक गुण। ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण। अब बताओ ऑक्सीकारक गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और अपचायक गुण क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉन त्यागना है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकारक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। अपचयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचायक हो गया इलेक्ट्रॉन, अपचायक गुण हो गया इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीकारक गुण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, वो ऑक्सीकारक गुण है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति क्या आ रही है, बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति आसान होती जा रही है। इसका मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है, बाएं से दाएं जाने पर, किसमें, आवर्त में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि। ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि, बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान हो रहा है तत्वों द्वारा, तो जो दाईं तरफ वाले जो अधातु तत्व हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह है वो प्रबल ऑक्सीकारक में आ जाते हैं, ऑक्सीकारक गुण उनका ज्यादा है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर स्थिति क्या आ जा रही है अभी, ऑक्सीकारक गुण में कमी। ऑक्सीकारक गुण में कमी, ये स्थिति आ रही है। अब अपचायक गुण देख ले तो बताओ, बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अगर एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो ग्रहण करने की बढ़ रही है, तो अपचायक गुण में कमी, अपचायक गुण में कमी। और यही वजह है कि धातु अब प्रबल अपचायक होती है बाईं तरफ जो रहता है, और अधातु प्रबल ऑक्सीकारक है जो दाईं तरफ रहती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण में वृद्धि। अपचायक गुण में क्या है अभी, वृद्धि है, ये स्थिति आती है। तो ये जो अपन ने डिस्कशन किया है अभी, वो सारा डिस्कशन अपन ने किसका किया है, आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण 4 ब्लॉक के आधार पर SPDF, ये जो अपन ने नाम बताए थे वो बताए थे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष के कक्षक में जा रहा है। उसके बाद में अपन ने कंपैरिजन किया आवर्त और वर्ग में गुणों में जो परिवर्तन आ रहा है,
मेनली डिपेंड कर रहा है नाभिक के आवेश, परमाणु का आकार। एक आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, परमाणु का आकार कम होता जा रहा है। एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने से नाभिक के आवेश बढ़ता जा रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोष की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या बढ़ रही है तो नाभिक पर, कोष की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वो स्थिति है, वो है वर्ग में। और उसी आधार पर अपन ने अलग अलग गुणों को कंपैरिजन किया, जिसमें आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, ये सारी अपन ने देखी। और फिर उसी के आधार पे धातु अधातु गुण बताया, ऑक्सीकारक अपचायक गुण बताया। ये चीज अपन ने कंपैरिजन की। अब देखो इसमें अपन ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया, वर्गीकरण पढ़ा, उससे पहले मैंने बताया था यौगिक के प्रकार में एक तो बताया था आयनिक और एक बताया था सहसंयोजक। आयनिक यौगिक के लिए अपन ने बोला था कि दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं वो आयनिक यौगिक, और दो परमाणु के मध्य साझे इलेक्ट्रॉन के साझे से बनती है वो सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक। अब अपन इसी को एक बार थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वापस से। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। एक तरफ लिखा है मैंने आयनिक बंध और एक तरफ लिखा है मैंने सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध दो अपन लिख रहे हैं। आयनिक बंध का निर्माण या आयनिक यौगिक का निर्माण, पहली स्थिति दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होने पर। अगर दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है, इसका मतलब एक परमाणु की विद्युत ऋणता दूसरे से बहुत ज्यादा है। दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा होने का मतलब क्या है, एक की विद्युत ऋणता बहुत कम है, दूसरे की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा है। तो इस और विद्युत ऋणता क्या बताई थी अपन ने, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। इसका मतलब अगर ए की विद्युत ऋणता कम है और बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन ए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किस में आएगा, बी में आएगा। तो ये तो हो जाएगा धनावेशित और ये हो जाएगा ऋणावेशित। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली दोनों के बीच में जो बंध बनेगी वो कौन सी बनेगी, आयनिक बंध तो बनेगी, वो स्थिति आएगी। और सहसंयोजक यौगिक बंध कब बनेगी, दो परमाणु के मध्य दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर कम होने पर या विद्युत ऋणता समान होने पर। अगर दो परमाणु की विद्युत ऋणता समान है या दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में जो बंध बनेगी वो कौन सी बनेगी, सहसंयोजक। बताओ दो परमाणु की अगर विद्युत ऋणता लगभग बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन न तो इधर जाएगा और न इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों तरफ से प्रबल रूप से दोनों तरफ से बराबर आकर्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में जो बंध बनेगी वो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगी, वो सहसंयोजक बंध होगी। ये स्थिति रहेगी। तो दो परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है तो आयनिक बंध बनेगी, दो परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर कम है तो या विद्युत ऋणता समान है तो कौन सी बंध बनेगी, सहसंयोजक बंध बनेगी। इसी को अपन ये कह सकते हैं धातु अधातु परमाणु के मध्य, यानी आयनिक बंध कब बन रही है, धातु अधातु परमाणु के मध्य। अगर एक परमाणु धातु है और एक परमाणु अधातु है तो उसके बीच में जो बंध बनेगी वो बंध आयनिक होगी, क्योंकि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो उनके बीच में जो बंध बनेगी वो कौन सी बंध होगी, आयनिक होगी, वो आयनिक बंध होगी। धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। धातु का मुख्य गुण यही तो है इलेक्ट्रॉन त्यागना, अधातु का मुख्य गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। और
यहां अपन लिखेंगे कि ये कब बनती है, जब दोनों परमाणु कैसे हो भाई, अधातु अधातु। क्योंकि अधातु अधातु परमाणु की विद्युत ऋणता लगभग बराबर या समान होगी, तो ऐसी स्थिति में जो बंध बनेगी वो सहसंयोजक होगी। अब कई बोलते हैं सर यहाँ धातु 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 के मध्य सहसंयोजक बंध मत बताना। धातु परमाणु के बीच जो धातु परमाणु ठोस रूप में क्रिस्टलीकृत रूप में होता है तो धात्विक क्रिस्टल में धात्विक बंधी बोली जाती है। तो धातु परमाणु के बीच में धात्विक बंध होती है जब धातु के परमाणु क्रिस्टल में जमा रहते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल में बंध कौन सी पाई जाती है, धात्विक बंध पाई जाती है। तो धातु धातु परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध मत बताने। अधातु अधातु के बीच में कौन सी आएगी, सहसंयोजक आएगी। धातु धातु के मध्य सहसंयोजक नहीं आएगी स्थिति। तो हमने तत्वों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आवर्त सारणी को लेकर अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में देखो अपन इन्हीं धातु अधातु से जो प्रमुख यौगिक बनते हैं उनके गुणों को कंपैरिजन करेंगे और फिर केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में।